जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो पादप में क्वेश्चन चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे और काफी कुछ अपन ने उसके अंदर डिस्कस कर लिया है। मेन जो चीजें थी उसमें ग्लाइकोलाइसिस अपन ने डिस्कस किया था, उसके बाद में किण्वन फर्मेंटेशन जिसे कहा था एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक अम्ल का जो किण्वन था वो अपन ने डिस्कस किया और उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन अपन ने स्टार्ट किया था। एरोबिक रेस्पिरेशन को भी तीन पार्ट में अपन पढ़ते हैं। पहला जो ग्लाइकोलाइसिस से वो जो सभी जीवों में होता है वो पहला स्टेप था। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं टीसीए जिसे अपन बोलते हैं क्रेब साइकिल, क्योंकि हेंस क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। और तीसरा अपने पास आता है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहला ग्लाइकोलाइसिस अपन देख चुके हैं और आज के सेशन में जो दूसरा स्टेप है वो अपन देखेंगे टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। ये जो चित्र है एनसीईआरटी में आपको गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं बाद में भी बना सकता था, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसे यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा। और साथ साथ में इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में उसके क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ठीक है, चुटकियों में, बस पहले इसको समझना है। उसके लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि 2 मिनट में आपको ये जो पूरा दिख रहा है ना ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। कुछ जो पॉइंट है जो एनसीईआरटी के थ्योरी में लिखे हैं, डायग्राम में नहीं लिखे, वो भी यहां पर मैं आपको बता दूंगा। कुछ एंजाइम भी आपको यहां पर मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इतनी मेहनत आप कर रहे हो तो एक्स्ट्रा मैं आपको एंजाइम भी यहां पर बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। अपन ने पहले क्या क्या पढ़ रखा है? अपन ने पढ़ रखा है ग्लाइकोलाइसिस। अपन ने क्या पढ़ रखा है? ग्लाइकोलाइसिस। और उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो आपके पास किस में परिवर्तित होता है? पाइरुवेट में या पाइरुविक एसिड जिसे अपन बोलते हैं। एक ग्लूकोज 2 पाइरुवेट में परिवर्तित होता है, तो यहां पाइरुवेट था। उसके बाद में अपन ने जो एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन देखा था, उसमें एक लिंक रिएक्शन मतलब जोड़ने वाली रिएक्शन अपन ने देखी थी। इसमें बहुत सारे कोएंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम आपके पास वहां से बनता है ना, तो वो अपन ने बात की थी। तो यहां पर सेम वही है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है जो 2 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला होता है। तो इसे एक तरह से लिंक रिएक्शन भी अपन बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और जो टीसीए, ठीक है, उसको जोड़ने वाली जो विक्रिया अपन ने लास्ट सेशन में देखी थी वो आपके पास है ये वाली, इसे अपन बोलते हैं लिंक अभिक्रिया। अब यहां जो एसिटाइल कोएंजाइम तो बन चुका है, लेकिन जो नाम है उसी के पीछे सारा खेल है कि इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र आप क्यों बोल रहे हो? डाई भी बोल सकते थे, मोनो भी बोल सकते थे, टेट्रा भी बोल सकते हो, ट्राई ही क्यों बोल रहे हो? दूसरा नाम तो आपको पता है कि दूसरा नाम इसे अपन क्या बोलते हैं? क्रेब चक्र भी इसे अपन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हेंस क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने ये चक्र के बारे में बताया था, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं क्रेब चक्र। ठीक है, क्रेब चक्र इसे अपन बोलते हैं। टीसीए की अपन बात करते हैं कि यहां पर जो एसिटाइल कोएंजाइम आपके पास बना है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम आपके पास बना है, वो ऐसे केमिकल के साथ में रिएक्ट करता है जो आगे चलकर 6 कार्बन वाला, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की जो बात करें उसमें कितने कार्बन होते हैं ये आपको पहले से पता है कि इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। तो 4 और 2 कितने हुए? आपके पास जो सिट्रिक अम्ल बना है वो 6 कार्बन वाला है। और इस 6 कार्बन वाले सिट्रिक अम्ल में कितने कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, जिसे C डबल बॉन्ड OOH बोलते हैं। वो आपके पास 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब 3, कार्बोक्सिलिक का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और एक चक्र है मतलब रिपीटेड इवेंट ऑफ, जो रिपीटेड इवेंट यहां पर है वो यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है। बार बार आपके पास रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए चक्र ही बना रहा है। तब आगे अपन चलते हैं कि चक्र में किस किस प्रकार से कौन कौन से यहां पर अम्ल वगैरह बन रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं, कहां कहां CO2 निकलती है, कहां कहां H2O काम में आ रहा है, कौन से कितने ATP और NADH2 FADH2 बनते हैं, संश्लेषित होता है, वो सारा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करें, सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर होता है कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन, समूहन जिसे आप बोल सकते हैं, संघनन जिसे अपन बोल सकते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम अपन ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है, वहां से ये आया है लिंक रिएक्शन से। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स आधात्रिक नहीं, अपन बात कर रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो यहां पर ग्लूकोज का क्या होगा? संपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। CO2 आपको मिलेगा, एनर्जी आपको यहां पर मिलेगी,
तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आधात्री में प्रोसेस यहां पर हो रही है, वहां पर क्या है, OAA है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड है। और एसिटाइल कोएंजाइम कहां से है, लिंक रिएक्शन से आपके पास है, जिसके अंदर 2 कार्बन है। जब ये दोनों जुड़ते हैं, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनाता है, 4 और 2 कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन बनाता है सिट्रिक अम्ल, जिसके अंदर जो सिट्रिक अम्ल जो है पहला प्रोडक्ट है, जिसके अंदर कितने कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, 3 होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। तो ये सिट्रिक अम्ल यहां पर अपने पास बन गया है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल यहां पर आपके पास बन चुका है। अब ये बना है तो कोई ना कोई एंजाइम का भी तो यहां पर रोल होगा ही, बिना एंजाइम के तो काम यहां पर होगा नहीं। तो यहां जो एंजाइम अपने पास आता है वो है सिट्रेट सिंथेटेज। कौन सा आता है, सिट्रेट सिंथेटेज से या सिंथेज ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सिट्रेट मतलब सिट्रिक अम्ल को सिंथेसिस संश्लेषण करने वाला जो एंजाइम है वो यहां पर अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब ये जो सिट्रिक अम्ल है 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला जो सिट्रिक अम्ल है वो किसमें परिवर्तित होता है, आइसोसिट्रेट में परिवर्तित होता है। किसके अंदर परिवर्तित हो रहा है, आइसोसिट्रेट में अपने पास परिवर्तित यहां पर हो रहा है। तो आइसोसिट्रेट में परिवर्तित होगा तो यहां पर भी कोई ना कोई क्या होगा, एंजाइम तो काम में आएगा ही आएगा। तो जो एंजाइम यहां पर आएगा, सिट्रिक से आइसोसिट्रेट की जो बात कर रहे हैं, इसमें जो अपने पास एंजाइम यहां पर आएगा, एंजाइम आप ध्यान रखो तो वेल एंड गुड है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन केवल आपको आइडिया हो जाए इसके लिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां सिट्रिक से आइसोसिट्रेट में जो एंजाइम अपने पास काम में आने वाला है, इसे अपन बोलते हैं एकोनिटेज। क्या बोलते हैं, एकोनिटेज, जिसे अपन सिंपल सा बोल रहे हैं। ठीक है, सिट्रिक से आइसो, आइसो का मतलब क्या है, उसी का सेम रूप है, इसीलिए यहां पर देखेंगे तो आप 6 कार्बन थे, यहां पर भी क्या है, 6 कार्बन अपने को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं। अब उसके बाद में आइसोसिट्रेट से क्या हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल यहां पर बन रहा है, जिसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। यहां 6 कार्बन थे, अब 5 कार्बन, 6 में से 5 यहां पर बचे, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, CO2 यहां से बाहर निकल रही है। ये वाला जिस स्टेप है एनसीईआरटी में थ्योरी में लिखा है, लेकिन इस डायग्राम में नहीं दे रखा है, तो मैंने डायग्राम में भी छाप दिया है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो आइसोसिट्रेट से किसमें परिवर्तित हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में यहां पर यह परिवर्तित हो रहा है। तो यहां जो एंजाइम काम में अपने पास आएगा वो एंजाइम यहां पर सिंपल सा होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पर सिंपल सा होगा, मतलब यहां से डिहाइड्रोजिनेज मतलब H आयन जो यहां से बाहर निकलेगा, और H आयन जब बाहर निकलेगा तो जो NAD+ है उसके साथ में जब जुड़ेगा तो क्या होगा, NADH+ H आयन यहां पर ये बना लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चलकर जो NADPS2 की बात करता है, जो एनर्जी का मेन जो सोर्स है अपने पास, जिसके अंदर एक NADH2 से क्या, एक NADPS2 से 3 ATP जो बनता है वो यहीं से आएगा। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, उसकी उपस्थिति में NAD+ किसमें परिवर्तित हो रहा है, NADH+ H आयन में, और यहां से एक क्या हो रहा है, CO2 भी बाहर निकल रहा है। इसीलिए यहां 6 कार्बन थे और यहां कितने हैं, यहां कितने अपने पास, यहां पर अपने पास से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में कितने कार्बन है, 5 कार्बन यहां पर अपने को देखने को मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में, 5 कार्बन यहां पर अपने को देखने को मिल रहे हैं। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, बाकी इसके अंदर किसी में भी नहीं होते। ठीक है, 4 की भी बात करते हैं, 6 की भी बात करते हैं, वो 1 से अधिक होते हैं, लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में केवल एक ऐसा अम्ल है जिसके अंदर केवल 5 कार्बन होते हैं। बाकी इस चक्र में 6 जो कार्बन है 1 से ज्यादा में मिलता है। ठीक है, 4 भी 1 से ज्यादा में मिलता है, लेकिन 5 वाला केवल 1 ही यहां पर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में यहां पर बना है। उसके बाद में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से क्या बन रहा है, सक्सिनाइल को एंजाइम यहां पर बन रहा है, जिसके अंदर भी 4 कार्बन होते हैं। तो मैं यहां ऐसा कह सकता हूं कि आपके पास क्या हो रहा है, मैं ऐसा यहां पर कह सकता हूं कि जो सिट्रिक अम्ल यहां पर बना है उसमें 2 लगातार डी कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप है। पहला वाला यहां पर संश्लेषण वाला था, क्या था, संश्लेषण वाला था, जो सिट्रिक अम्ल का संश्लेषण करवा रहे थे। उसके बाद में आइसोसिट्रेट के बाद में अपन कह सकते हैं कि 2 स्टेप लगातार डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, क्योंकि एक CO2 यहां से निकला है, दूसरा CO2 यहां से निकला, लगातार यहां पर निकल रहा है। ठीक है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से आपके पास क्या बन रहा है, सक्सिनाइल को एंजाइम यहां पर बन रहा है। वैसे को एंजाइम यहां पर आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक CO2 यहां पर बाहर निकला था,
एच आइन यहां पर आ रहा है, मतलब हाइड्रोजिनेज का भी यहां पर क्या होगा, काम यहां पर होगा। तो यहां जो एंजाइम है वो अपने पास कौन सा होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, वापस से डिहाइड्रोजिनेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, सेम वही है, आइसोसिट्रेट से आइसोसिट्रेट लिया, हाइड्रोजन के लिए डिहाइड्रोजिनेज अपन ने लिया, ठीक है। यहां पर कीटो से अपन ने कीटो लिया, डिहाइड्रोजिनेज आपके पास है, तो सक्सिनाइल को एंजाइम यहां पर बन चुका है, ठीक है, सक्सिनाइल को एंजाइम यहां पर बन चुका है। अब उसके बाद में क्या है, सक्सिनाइल को एंजाइम से जो 4 कार्बन वाला सक्सिनिक अम्ल यहां पर बन रहा है, ये भी 4 कार्बन वाला होगा, लेकिन यहां से को एंजाइम को आपने क्या किया है, बाहर निकाला, COA जो लिखा है वो को एंजाइम ए है, सक्सिनाइल को एंजाइम से को एंजाइम बाहर निकला है, और बाकी का लगभग सेम वही है स्ट्रक्चर इसकी। तो यहां पर अपन इसे क्या बोलते हैं, यहां जो एंजाइम अपने पास आएगा वो आएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज सिंपल से आपको ध्यान में रखना। फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी में एंजाइम नहीं दे रखे, याद रखो तो वेल एंड गुड, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां इस प्रोसेस में क्या होता है, एक कपलिंग रिएक्शन यहां पर होती है, ठीक है। जैसे ही सक्सिनाइल को एंजाइम सक्सिनिक अम्ल में ये परिवर्तित होता है तो यहां पर जीडीपी से जीटीपी बनता है। अब बोले एटीपी तो सुना था, एडीपी भी सुना था, तो जीटीपी और जीडीपी क्या है, तो आपने जो क्षार सुने थे ए टी सी जी यू, ये आप सुनते ना, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन यूरेसिल वगैरह डीएनए और आरएनए में मिलते हैं। तो एटीपी में क्या होता है, एटीपी में एडेनिन होता है, इसीलिए अपन बोलते हैं उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर इसकी जगह आपके पास जी आ जाता है तो उसे अपन बोलते हैं जीटीपी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाकी वही है, ठीक है। तो ये जीडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर जब जुड़ता है, कहां गया मेरा ब्लैक मार्कर, ठीक है, इसी से लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां जीडीपी के साथ में आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है, जीटीपी बनता है। अब ये जो जीटीपी है वापस से क्या होता है, वापस से जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जुड़ता है, और यहां से क्या होता है, इसी के जस्ट आगे आपका होता है, इंतजार कर रहा होता है एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो ये क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहां पर क्या होती है, चलती रहती है। बात वही है, एक जीटीपी जो है एक एटीपी के बराबर ही है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करके एटीपी यहां पर बन रहा है इस वाले स्टेप में। आरी बात सुन, इस वाले स्टेप में यहां पर ये बन रहा है, ठीक है क्या, यहां क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे अपन यहां से चलते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, सक्सिनिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो रहा है, फ्यूमेरेट में यहां पर परिवर्तित हो रहा है, और फ्यूमेरेट में आप देखेंगे तो एक एफएडी है जो FADH2 में यहां पर परिवर्तित हुआ, मतलब वापस से डिहाइड्रोजिनेज वाले की अपन यहां पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात यहां पर अपन करेंगे, ठीक है, सिंपल से अपन यहां पर बात करेंगे। तो जो एंजाइम आपके पास यहां पर होगा सक्सिनिक अम्ल से जो फ्यूमेरेट यहां पर बना रहा है, वो अपने पास कौन सा होगा, वो अपने पास होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वापस से देखेंगे आप, डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर भी क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज, जो NAD से NADH2 बना रहा था, यहां पर FAD से FADH2 बना रहा था। एक NAD की जो अपन बात करते हैं वहां से आगे अपन देखेंगे, वैसे 3 ATP बनते हैं, और एक FAD से FADH2 से 2 ATP यहां पर बनते हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। सक्सिनाइल कोएंजाइम, जो कोएंजाइम बाहर निकलता है, ये भी छुपा हुआ है, मतलब उस चित्र में छुपा हुआ, बाकी ध्यान में आपको सब कुछ यहां पर रखना है। अब फ्यूमेरेट से मेलिक अम्ल बनता है जो 4 कार्बन वाला होता है, यहां पर H2 यहां पर क्या हो रहा है, काम में अपने पास आ रहा है, और जो एंजाइम यहां पर है वो अपने पास काम में आता है फ्यूमेरेज। फ्यूमेरेज यहां पर एंजाइम जो वो क्या होता है, काम में सिंपल सा आ रहा होता है। और मेलिक अम्ल जो बना है वापस से किसमें परिवर्तित हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो रहा है, और यहां पर NAD प्लस NADH2 में परिवर्तित हो रहा है, मतलब डिहाइड्रोजिनेज वाला कोई ना कोई यहां पर एंजाइम यहां पर काम में आएगा, जिसे अपन बोलते हैं मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। और वापस से ये जो OAA है यहां पर क्या होगा, वापस से एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़ेगा, और सिट्रिक अम्ल का यहां पर क्या होगा, निर्माण ये कर देगा, संश्लेषण यहां पर ये कर देगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र है। बोले अब साहब इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन का रोल है ना इलेक्ट्रॉन के, अपन ने बात की, तो ये आप कर क्या रहे हो, ठीक है, ये आप यहां पर कर क्या रहे हो, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। एंजाइम के नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में विडियो लिखूंगा, उससे क्लियर यहां पर हो जाएगा। एंजाइम यहां से मैं सारे हटा रहा हूं, एंजाइम यहां से अपन क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। उसके बाद में एनसीईआरटी की जो इक्वेशन है वो अपन यहां से थोड़ी सी देखेंगे, ठीक है। ये एटीपी यहां पर बन ही गया था, ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक
आइसो एकोनिटेज और ये सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, ये अपने पास कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया थी। ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। जो अभिक्रिया अपने को दे रखी है एनसीईआरटी में, वो अभिक्रिया कुछ यहां से अपने कुछ इस प्रकार से दे रखी। ठीक है, अपने पास क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड शॉर्ट में मैं लिख देता हूं पायरुविक अम्ल। अब यहां NaDH2 आप देखेंगे कितने का संश्लेषण यहां पर हो रहा है, उसकी अगर अपन बात करें तो एक तो आपके पास यहां पर हुआ पायरुवेट से लिंक रिएक्शन में अपन चलते हैं। इससे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस थी उसमें अपन ने बोला था नेट जो है 2 एटीपी वहां पर संश्लेषण होता है और 2 ही NaDH2 वहां पर होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां से एक NaDH2 ये आया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 हो चुके हैं। तो एनसीईआरटी की जो इक्वेशन लिखी उससे मैं समझा रहा हूं। तो पायरुविक अम्ल के साथ में क्या होता है, 4 तो अपने पास जो NaD+ यहां पर होते हैं, प्लस आप इसके अंदर देखेंगे तो एक अपने पास क्या है FAD आपको यहां से बताया जा रहा है और एक आपको क्या बताया जा रहा है, या तो ATP, ये ADP लिख लो या GDP लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो मैं इसे लिख देता हूं ADP। ठीक है, और इसके साथ में IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये जो प्रोसेस आपकी कहां चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में यहां से चल रही है। कहां चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आधातरी उसके अंदर यहां से चल रही है। तो आप देख सकते हैं पायरुविक अम्ल की जो अपन ने बात की थी, कितने CO2 निकलने चाहिए, पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो एक CO2 यहां से निकल चुका है, दूसरा और तीसरा यहां से निकल चुका, 2 सक्सेसिव जो स्टेप थे, 3 CO2 में यहां से कर देता हूं बाहर। अब उसके बाद में मेरे पास 4 NAD+ जो 4 जगह मैंने आपको पहले बता दिया, तो क्या बना देंगे ये 4 NADH+H+ यहां से बना देंगे। FAD जो है यहां पर एक देखने को मिल रहा है, तो एक FADH+H बना देगा, FADH2 लिख देता हूं मैं, और ADP जो यहां पर ये बना रहा था तो एक ATP यहां पर ये बना देगा। तो ये कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया जो है यहां से अपने पास क्या हो रही है, बैलेंस सिंपल सी हो रही है। आप चाहो तो टोटल शुरू से लेकर अभी तक के जो जितने भी ATP और NADPH NADH2 या FADH2 है उसका संश्लेषण हो रहा है, कहां निकल रहा है, कौन सा नहीं निकल रहा है, वो आप चाहो तो खुद से बना सकते हो। बाकी सारा सब कुछ यहां से क्लियर है। टोटल जो 38 की अपन बात करते हैं, यहां से कैलकुलेशन हो जाती है 38 जो ATP है टोटल, क्योंकि एक NADH2 जो है वो 3 देता है, एक FADH2 वो 2 देता है। अभी अपन ने किसकी बात की, केवल एक पायरुविक अम्ल की बात की। आपको पता है एक ग्लूकोज से कितना बनता है, 2, तो सबको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो पहले ग्लाइकोलाइसिस था वहां पर 2 ATP था और एक NADH2 था, उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 NADH2 हो जाएगा। तो टोटल अपने पास 38 ATP आ जाता है। उसे मैं आपको बाद में बताऊंगा ETS जब अपन समझ लेंगे उसके समय पर। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस ट्रिक को, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको यहां से बता देता हूं। इक्वेशन छाप ली होगी आपने, साथ साथ में छाप लिया, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो। ठीक है, सेशन तो पढ़ा ही अपना है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको याद रखने की ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आप सिंपल सा देखेंगे, सिंपल सा अपन देखेंगे। इसकी ट्रिक आपके पास होती है कि मेरे पास जो है AC होती है, वैसे तो नहीं है, गरीब आदमी है, ठीक है, कूलर से ही काम चला रहा है। AC जो होती है वो मेरी खराब हो जाती है और उसको ठीक करवाने के लिए मैं लेके जाता हूं शहर में, सिटी में। ठीक है, मेरी AC जो है वो खराब हो चुकी है, उसको ठीक करवाने के लिए मैं कहां लेके जाता हूं, शहर में लेके जाता हूं या सिटी में लेके जाता हूं। तो वहां जो मैकेनिक होता है, इंजीनियर कह सकते हो, मैकेनिक कह सकते हो, उसको मैं बोलता हूं कि भाई दिमाग से निकल गई AC, इससे तो तू काट दे, तोड़ दे, फेंक दे, काट दे। ठीक है, मुझे नहीं चलानी है, एनवायरमेंट में काफी नुकसान कर दिया मैंने, अब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसे इस तरह से काट दो कि मुझे क्या मिल जाए, सुख मिल जाए मुझे, बस ऐसे से मोह माया हटा दो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ट्रिक है, वापस बता देता हूं। मेरे पास ऐसी होती है, पहले मैं बहुत अमीर हुआ करता था, अब मैं गरीब हो गया, तो अब ऐसी को रिपेयर करवाने की क्षमता नहीं है, तो मैं जाता हूं शहर के मिस्त्री के पास, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, शहर के मैकेनिक के पास। तो उसको जाके मैं बोलता हूं कि इस ऐसी को काट दे जिससे मुझे क्या मिले, सुख मिले। अब इसको ट्रिक को आप लोग देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम को एसिटाइल कोएंजाइम ए लिख सकता हूं, सिट्रिक को सिट्रिक, आइसो को आइसोसिट्रिक लिख सकता हूं, अल्फा कीटो को कीटो लिख देता हूं यहां पर मैं। ठीक है, सक्सिनाइल को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं अपन, सक्सिनाइल। ये सक्सिनिक अम्ल वापस हो चुका है। ये फ्यूमेरेट अपने को एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो मैं इसको ट्रिक में काम में नहीं ले रहा हूं। मेलिक जो दे रखा, तो मेलिक एसिड। अब यहां पर आप, मैंने क्या बोला था, एसी को, ठीक है, एसी को इस
तरह से काटो कि मुझे क्या मिले, कि मुझे ऐसी को सिटी में, अच्छा सिटी तो रह चुका, ऐसी को सिटी में, ऐसी को सिटी में इस तरह से काटो कि मुझे क्या मिले, सुख मिले, ठीक है। एसी फॉर एसिटाइल कोएंजाइम, सिटी में लेके जा रहा हूं तो सिटी फॉर सिट्रिक अम्ल, इस तरह मतलब आइसोसिट्रेट जो उसको इस मैंने लिया है इस तरह से, कीटो को मैंने लिखा है काटो कि मुझे क्या मिले, सक्सिनाल को मैंने लिखा है सुख। वैसे तो सुख को ऐसे लिखते हैं व्हाट्सएप की लैंग्वेज में, लेकिन मैंने ऐसे लिखा सुख, क्या मिले, सुख मिले फॉर मेलिक। ये एनसीईआरटी में नहीं है और ये सेम आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। और बाकी बचा क्या, OAA, ऑक्जेलिक एसिड, एसिडिक एसिड। तो ऐसी को सिटी में इस तरह काटो कि मुझे क्या मिले, सुख मिले। ऐसी को एसिटाइल को एंजाइम, ऐसी को सिटी में इस तरह काटो कि मुझे सुख मिले। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, क्लियर है, ये ध्यान में रहेगा। वापस से इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल को याद रखने की ट्रिक है, ऐसी को शहर में इस तरह काटो कि मुझे सुख मिले, क्लियर है। तो ये अपने पास सिंपल से क्या आ जाएगी, ट्रिक यहां पर हो जाएगी इसको याद रखने की, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना अच्छा समझा दिया फिर भी डाउट रहता है तो फिर भी पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे ETS, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो तीसरा पार्ट है वो अपन यहां से डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।